नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज आप सभी के कमेंट्स को शामिल करेंगे जिसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जिसमें अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। आज का पहला कमेंट जो है वो शुभम रस्तोगी जी की तरफ से है। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। शुभम जी पूछ रहे हैं कि मेरी ज्वाइनिंग बंगलौर जोन से हुई है, बट ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरी ट्रेनिंग अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होगी। अब हमारा मेडिकल प्रोसेस दोबारा होगा क्या? तो इस टाइप के कई लोगों के कई आपके क्वेश्चंस हैं कि यदि 6 माह लग जाता है, 8 माह लग जाता है ज्वाइनिंग प्रक्रिया में, जैसे डिवीजन अलॉटमेंट हो गया और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, 1400 हैं, 2000 हैं, 900 हैं, तो एक साथ सभी को JDRTI में तो भेज नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों के क्वेश्चन ये है कि यदि बाद में 6 माह बाद किसी को JDRTI भेजा जा रहा है तो क्या फिर से मेडिकल होगा? तो इसका जवाब है कि नो, फिर से मेडिकल नहीं होगा, किसी की मेडिकल नहीं होगी फिर से। रेलवे अब आपसे 4 साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद मेडिकल होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैंने NTPC 2019 में फॉर्म भरते टाइम गलती से लेवल 2 की प्रेफरेंस पहले भर दी थी और लेवल 5 की बाद में। अब लेवल 5 के DB लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। DB के समय मुझे कोई फॉर्म भरवा जाएगा लेवल 5 की प्रेफरेंस पहले भरने के लिए? यस विजय जी, आपसे एक अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा कि आपने प्रेफरेंस तो लेवल 2 का दिया है, लेकिन आपसे एक अंडरटेकिंग भरवा लिया जाएगा DB में कि आपको लेवल 5 में सिलेक्शन होने पर आप लेवल 5 में ही सर्विस करेंगे और अदर लेवल के जो आपके प्रेफरेंस है वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा एक अंडरटेकिंग आपसे भरवा लिया जाएगा उसमें DB में। और ये बहुत अच्छी चीज़ें रेलवे ने कर दिया, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल चल दिया कि आपने लेवल 2 का गलती से दे दिया था, लेकिन आपको लेवल 5 में अपॉइंट कर रही है रेलवे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन RBY ब्रदर्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं यूपी से हूँ और मैंने डिप्लोमा किया है, 12th के इक्विवेलेंट वाले अप्लाई किया था, मुझे कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट से ही चल जाएगा? तो बिल्कुल डिप्लोमा के ही सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा आपको। अदर सर्टिफिकेट कोई भी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरल मीम्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC में कौन सी पोस्ट बेस्ट है, पैसे के हिसाब से और लाइफ बैलेंस के हिसाब से? दोनों के हिसाब से सोचेंगे तो सीनियर TT जो है, मतलब 2800 ग्रेड पे का जो TT है वो बेस्ट रहेगा आपके सीनियर CCTC के सारे जॉब में। यदि मेल हैं तो, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए आपका सीनियर CCTC TT मिल जाता है तो बेस्ट है। यदि फीमेल हैं तो ECRC मिल जाता है तो बेस्ट है। बिल्कुल लाइफ बैलेंस भी और पैसे भी अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमार राठौर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC का प्रमोशन कैसे रहता है, कहाँ तक और कितने टाइम तक होता है? तो सीनियर CCTC का जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छा रहता है। सीनियर CCTC जैसे CCTC से भी शुरू करें तो 2 से 2.5 साल में सीनियर CCTC में आ जाते हैं, और सीनियर CCTC से शुरू करें तो सीनियर CCTC 2 से 2.5 साल में 4200 हो जाएगा, फिर 4600 हो जाएगा और 4600 के बाद फिर पे अपग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रशेखर पाल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा GD/CWR में सीनियर CCTC में हुआ है और RRB मुंबई में JAA में होगा। सर, अगर सीनियर CC पहले ज्वाइन कराए तो ज्वाइन करूं या JAA का इंतज़ार करूं? और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सीनियर CCTC ज्वाइन करने के बाद क्या उस सेम ग्रेड पे के लिए JAA के लिए हमको छोड़ेंगे कि नहीं? तो देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी डिपार्टमेंट और किस डिवीज़न में आपको नियुक्ति मिली, वहाँ के ऑफिसर आपको छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। इस बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये है कि छोड़ा जा सकता है, सेम ग्रेड पेपर छोड़ा जा सकता है, बिलो नहीं होना चाहिए। इसका तो ये हो गया। आप पूछ रहे हैं कि पहले यदि सीनियर CCTC की ज्वाइनिंग आती है तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यदि अभी जिस सर्विस में हैं आप वहाँ बहुत दिक्कत नहीं है और आप श्योर हैं कि मुंबई में JAA में हो जाएगा तो आपको वेट कर लेना चाहिए JAA के लिए। ठीक है, JAA के बारे में हमने बोला है कि JAA के बारे में बताएंगे आपको। JAA के लिए JAA से अपॉइंट एक ऑफिसर हमसे मिले जो अभी वर्किंग में हैं हेडक्वार्टर डिविजनल ऑफिस में, तो वो मिले हमसे, उनसे बातचीत हुई JAA के बारे में। हमने उनको शुरुआत से ही पूछा और आप लोगों के जो डाउट्स थे कि क्या सर जो JAA में आने के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई ना करें तो क्या सर्विस टर्मिनेट हो जाती है, इस बारे में भी हमने बात किया उनसे। तो जब ये चीज़ें पूछा तो उनका एकदम अच्छा जवाब था। उन्होंने बोला कि यस, उस टाइम पहले
कुछ टाइम पहले टर्मिनेट कर दी जाती थी। मतलब ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पास करने के बाद आ करके यहाँ एनेक्जर 2 का एग्ज़ाम देते थे, उसमें जो फेल कर जाता था उसको बाहर कर दिया जाता था जॉब से। लेकिन फिर मर्सी अपील हुई, यूनियन लगी इसमें, और फिर ये हो गया कि जो एनेक्जर 2 नहीं क्वालिफाई कर पाता है उसको बिलो ग्रेड में जॉब में दे देते हैं, बाहर नहीं करते किसी को, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के डाउट थे कि JEE में यदि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या बाहर कर देंगे, तो बाहर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिलो ग्रेड में वर्क कराएंगे, ठीक है। बाकी और प्रमोशन के लिए आपका एनेक्जर 3A क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें आप सेक्शन ऑफिसर वगैरह बनते हैं। नहीं बनेंगे तो स्लो प्रमोशन होगा, एनेक्जर 3 क्वालिफाई कर जाएंगे तो फास्ट प्रमोशन है। तो JEE के बारे में यही सब है। उनसे मिला तो ओवरऑल मैंने पूछा कि JEE कैसा है, तो बोले कि वर्किंग में तो JEE सही है, लेकिन जैसे फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो आएँ तो उनके लिए एक थोड़ा सा बवाल रहता है कि इतना कुछ करने के बाद, सर्विस पा जाने के बाद भी यहाँ भी आपको क्वालिफाई करना है। ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो लोग RRB से आ रहे हैं, जो मतलब वेल एजुकेटेड हैं, बढ़िया से कंपटीशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो उनको क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए चंद्रशेखर पाल जी, आप JEE के लिए वेट कर लीजिए। जो बढ़िया से क्वालिफाई करके आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हैं, वो बिल्कुल आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बी फ्री चैनल की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर सीनियर CCTC अहमदाबाद में SC से हुआ है, मुझे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ज्वाइन करना है, मैं उसमें जनरल क्लियर किया हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ऐसा देखिए कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि आप यंग हैं तो क्लर्क की तरफ न दौड़िए। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप सीनियर CCTC में जा रहे हैं जी, 2800 ग्रेड पे में जा रहे हैं, बाबू की पोस्ट ऐसा नहीं है। आप मतलब पूरी ज़िंदगी आपको वही करने रह जाएंगे, बाबूगिरी ही एक चेयर पर बैठ करके। है सही है, डे जॉब है, यहाँ नाइट में जॉब है तो रुतबा भी है। नाइट और डे जरूरी नहीं है कि आपसे नाइट ही कराया जाए सीनियर CCTC में। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप RRB पर छोड़ दीजिए, जो वो आपको अलॉट कर दे वो करना चाहिए। दोनों पोस्ट अच्छे हैं, दोनों पोस्ट अच्छे हैं, और काफ़ी लोगों की हॉबी होती है कि वो सीनियर CCTC या TT का जॉब करें। लेकिन ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं, जनरल में ट्रीट होना चाहते हैं, तो आप SC की सर्टिफिकेट नहीं लगाइए, जनरल में ट्रीट हो जाएंगे, और फिर जनरल से क्वालिफाई किए हैं तो हो सकता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तानी जी का है। आप पूछ रहे हैं कि पटना बोर्ड से हैं आप और फर्स्ट प्रेफरेंस GG है, A2 मेडिकल में फेल हो गए हैं, बट सीनियर CCTC में कट ऑफ से 2 मार्क्स ज़्यादा है, क्या सीनियर CCTC मिलेगा या सीनियर CCTC का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा? अब जो DB के लिए जारी हो गया है 1:1 का, उसमें यदि 2 नंबर ज़्यादा है आपका तो बिल्कुल श्योर हो रहा है सीनियर CCTC में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित सोनी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन के मार्कशीट में रोल नंबर गलत था और मैं सुधरवा लिया है। मार्कशीट पर डेट ऑफ इशू 13/6/2019 लिखा है, जबकि मैं 2016 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था आपका। तो क्या मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? अभी फ़िलहाल एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है, नया वाला मार्कशीट वहाँ दीजिए DB में, मेरे समझ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पुराना वाला भी रखे रहिएगा, दोनों चीज़ें वहाँ दिखा दीजिएगा। यदि ऑब्जेक्शन होता है और बोलते हैं कि आप ऑब्जेक्शन है, आप एफिडेविट दीजिए, तब दीजिएगा। अब मेरे समझ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, आपका मार्कशीट चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण जी का है। आप पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप JEE में ट्रेनिंग कर लिए, फिर इसके बाद JEE के बाद लाइन ट्रेनिंग कराई जाती है। लाइन ट्रेनिंग के बाद जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले करके अपना कार्यभार, जो जिम्मेदारी आपकी दी गई है वो कार्यभार ग्रहण चालू कर देते हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑन ट्रेनिंग में आप नहीं अप्लाई कर सकते, लाइन ट्रेनिंग में नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं तब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाविका नंदा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि SM की ट्रेनिंग कितने में के टाइम कितनी सैलरी मिलती है? कोई कहता है कि 2800 ग्रेड पे से और कोई कहता है कि 4200 ग्रेड पे से। सर सही क्या है प्लीज़ बताइए। तो भाविका नंदा जी सही यही है कि SM के ट्रेनिंग के दौरान 4200 ग्रेड पे से स्टाइपेंड मिलेगा, 4200 ग्रेड पे से स्टाइपेंड मिलेगा। अब 2800 वाला झंझट खत्म हो गया। रेलवे बोर्ड ने जुलाई में लेटर जारी कर दिया था, जिसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि स्टेशन मास्टर की जो ट्रेनिंग है वो में स्टाइपेंड जो है वो 4200 ग्रेड पे से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के हैं
SID जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे बुक खरीदना होता है या फ्री में वहीं पर मिलेगा। तो फ्री में वहीं पर बुक मिल जाता है। आपको ख़रीदने में केवल नोट्स वोट्स वगैरह जो पहले के बनाए गए रहते हैं, जो ट्रेनिंग में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनसे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए गए रहते हैं वो खरीद लेते हैं। बाकी बुक्स वहीं से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदरम जी का है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC में अहमदाबाद जोन में UR से सिलेक्शन हुआ है, कौन सा डिवीज़न मिलने का चांस है? कोई प्रेफरेंस भी मांगा जाता है? तो बिल्कुल अहमदाबाद ही ऐसा RRB है जो आपसे प्रेफरेंस ले रहा है सीनियर CCTC के लिए। और अहमदाबाद में जो डिवीज़न है वो बड़ोदरा डिवीज़न, राजकोट डिवीज़न, भावनगर और अहमदाबाद, ये 4 डिवीज़न हैं। चारों में से आपसे प्रेफरेंस लिए जाएंगे। यदि मेरिट में आते हैं, आप ऊपर से मेरिट में ठीक ठाक हैं, तो आपकी प्रेफरेंस मिल जाएगी जो चाहेंगे चारों में से। अमर आनंद जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि पावर का चश्मा लगाता हूँ, क्या चश्मा का पावर स्लिप लेकर जाना होगा मेडिकल में, क्योंकि स्लिप खो गई है? कोई बात नहीं, स्लिप खो गई है, कोई इससे इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बिमल चंद्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट एंड ALP में कौन बेस्ट रहेगा? तो पोस्टल असिस्टेंट और ALP में पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो पोस्टल असिस्टेंट ही ठीक है, क्योंकि ALP में बहुत मेहनत है, बहुत वर्क आपसे लिए जाते हैं ALP में। तो पोस्टल असिस्टेंट बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको पैसे कमाने हैं, अपने लिए कुछ बनाना है ठीक ठाक, मतलब पैसा चाहिए ठीक ठाक, तो उसमें ALP आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी रहें। तो मेरे हिसाब से पोस्टल असिस्टेंट दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन जी का है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन लेवल 5 में कोलकाता जोन से हुआ है। आई एम वर्किंग एज अ पोस्टल असिस्टेंट इन केरला। अगर मैं टेक्निकल रिजाइनेशन देना हो तो सर्विस काउंट होगी या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए सुमन गुप्ता जी, सर्विस काउंट होकर के क्या होगा? इस टाइम की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में तो है नहीं, और अभी गवर्नमेंट की कुछ 1 साल 1.5 साल पहले प्लान चल रही थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया जाए 35 साल या फिर 55 साल की एज में। तो सर्विस जब वो काउंट करेंगे तो उस 35 साल में वो माइनस ही होगा। तो मेरे समझ से भविष्य के लिए सर्विस काउंट होना ऐसा कोई इस समय कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर्विस काउंटिंग के चक्कर में न पड़िए, और सर्विस काउंट होगा भी नहीं आपका इसमें, ठीक है? सर्विस काउंट से कोई मतलब नहीं है, और सर्विस काउंट करवाइए भी मत। गवर्नमेंट का प्लान अभी हो सकता है आगे आ जाए कि 30 साल सर्विस या 50 साल एज, तो उसमें आप यदि 5 साल उधर काउंट करवाए रहेंगे तो 5 साल माइनस हो जाएगा। इसलिए सर्विस काउंट करवाने के चक्कर में न पड़िए। प्रवीण कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद जोन में NCR GG के पोस्ट पर हुआ है, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे म्यूचुअल आसानी से मिल जाएगा या बहुत मुश्किल होगी? तो प्रवीण कुमार जी, म्यूचुअल बहुत मुश्किल होगा आपको बिहार जाने के लिए। हाँ, यहाँ बिहार के लोग काफ़ी आपको मिल जाएंगे। RRB इलाहाबाद या NCR में GG पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है आपका, उधर म्यूचुअल मिलना टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्य नारायण जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि रेलवे के फॉर्म भरते समय राज्य सरकार में नौकरी में था, लेकिन उस समय विभाग ने से NOC नहीं मिल पाया, इसलिए फॉर्म में मेंशन नहीं करी थी। बाद में मुझे NOC मिल गया, DB में उसको नहीं लिया गया, और डिवीज़न में रिलीविंग जमा करने को बोला गया है। मेरा पैनल स्टेशन मास्टर में बन गया है, क्या डिवीज़न में रिलीविंग देना ही होगा या NOC से हो जाएगा? फिर मुझे बाहर कर देंगे, कृपया जानकारी प्रदान करें। तो देखिए, जब आपका डिवीज़न में पैनल तो बन गया, डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद जब मंडल में डिवीज़न में DV होगी, उस टाइम पर आप NOC दे सकते हैं कि NOC मैं लाया हूँ। बाकी लास्ट टाइम ट्रेनिंग पर जाने से पहले आपको रिलीविंग देना पड़ेगा। तो जब डेट वो कंफर्म करते हैं कि इतने तारीख से ट्रेनिंग होगी, उस बीच में आप रिलीविंग लेकर के जमा कर सकते हैं डिवीज़न को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स बाई के स्क्वायर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर 14 को पटना बोर्ड में DV हुआ और वेरिफिकेशन में CBT 1 और CBT 2 का थंब इम्प्रेशन मैच कर गया, बट टाइपिंग एग्ज़ाम में मेरा थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया, और उन्होंने ये बात मेरे फाइल में रिकॉर्ड कर लिया। सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जिस भी तरह से क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो आप कर लीजिए, मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ। उन्होंने मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, ठीक है आप मेरे टाइपिंग सेंटर के वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं, आपने अपने तरफ से बोला।
अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप मेरे जॉब से टर्मिनेट कर दें और साथ में जो भी पनिशमेंट देंगे वो लीगल रूप से एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, मैं वेरीफाई कर लूँगा। बट मुझे टेंशन हो रही है कि टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई न कर दें। तो ऐसा नहीं होता है, वो सही बोल रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो रेलवे आपको बाहर नहीं करेगी। जितना जोर आपको जांच करने में लगा रही है रेलवे, उतना ही जोर इसमें भी लगाती है कि कोई जेन्युइन कैंडिडेट न बाहर हो जाए या न फंस जाए। तो बिल्कुल आपको जॉब मिलेगा और ये टाइपिंग भी आप क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो जांच कर लिए होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी, जो इतना आपने बात किया, वो मैटर करेगा आगे जा कर के और आपको क्वालिफाई किया जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर इलाहाबाद जोन में जीजी और सीनियर सीसीटीसी 2000 सीट हैं तो क्या सर किसी को 4 से 5 मंथ वेट करना पड़ सकता है? ये रटीआई की कैपेसिटी कम रहने के कारण क्या सैलरी भी उनकी 3-4 मंथ बाद ही स्टार्ट होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जब से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तब से आपका सैलरी का मीटर चलना चालू होता है। उसके पहले आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा, भले 1 साल ही क्यों ना लग जाए ट्रेनिंग में, लेकिन उससे पहले आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग करना चालू करेंगे, रेल आपको ट्रेनिंग लेना चालू करेगी जिस दिन से, उस दिन से काउंट करके आपको सैलरी देना चालू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन फॉर जॉब की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि माय नेम इज़ आशुतोष, लेवल 5 जीजी रांची से मेरा चयन हुआ है। पहले ग्रुप डी में थे, अभी बीएसएससी ज्वाइन किया था। ग्रुप डी का रिजाइनेशन एक्सेप्टेंस लेटर है जो बीएसएससी के लिए थे। तो क्या बीएसएससी को भी रिजाइन करना पड़ेगा? एनटीपीसी लेवल 5 के लिए ब्रांच शिफ्ट नहीं हुआ है। देखिए, यदि आपका रिजाइनेशन लेटर जो ग्रुप डी का है उसमें लिखा हुआ है कि आपको बीएसएससी में जॉब के लिए मतलब रिजाइन किए हैं या एनओसी मिली है, जो भी है रिजाइनेशन ग्रुप डी का है, उसमें लिखा हुआ है कि आप बीएसएससी को ज्वाइन करने के लिए रिजाइन किए हैं तो आपको बीएसएससी से रिजाइन देना पड़ेगा। यदि उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप पर्सनल रीजन से यदि रिजाइनेशन दे रहे हैं तो वही ग्रुप डी का रिजाइनेशन यहाँ चल जाएगा। आपको फिर से बीएसएससी में यदि ब्रांच शिफ्ट नहीं हुआ है तो रिजाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि उसमें मेंशन है कि बीएसएससी के लिए आपको रिजाइन कर रहे हैं आप, तो फिर उस स्थिति में आपको बीएसएससी से भी रिजाइनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन जी का है। आप पूछ रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन 4200 ग्रेड पे और सीनियर सीसीटीसी 2800 ग्रेड पे, विच पोस्ट इज़ बेटर इफ़ पे ग्रेड डज नॉट मैटर फॉर गुड फैमिली लाइफ? यदि पे ग्रेड मैटर नहीं कर रहा है, सैलरी आपको, देखिए ट्रैक मशीन में क्या है कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। टीए आपका लगभग 20 दिन का हो जाता है, 16-16 हज़ार एक्स्ट्रा तो आपको टीए मिल जाता है पेमेंट के अलावा। 4200 से आपको पेमेंट मिलेगा। मैटर लाइफ स्टाइल में आप सोच समझ लीजिए, फिर इसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपकी मशीनें दूर दूर तक जाती रहती हैं। एक कोच रहता है जिसमें आपका रहन सहन होता है। ट्रैक मशीन दिन में काम करेगी, रात में नहीं काम करती है। रात में आपको ड्यूटी नहीं करना है, रात में आपको आराम करना है प्रॉपर कोच में, और दिन में आपको ब्लॉक के दौरान काम करना है मशीन से। और जो सीनियर सीसीटीसी है जिसमें ज्वाइनिंग अभी 2800 ग्रेड पे में आपका होगा, उसमें क्या है कि आपको टीटी भी मिल सकता है, आपको बुकिंग कार्यालय भी मिल सकता है, गुड्स कार्यालय भी मिल सकता है। वहाँ पर पेमेंट जो होगी गुड्स और बुकिंग कार्यालय में वो आपका बिल्कुल फिक्स होगा। 2800 ग्रेड पे 29,200 बेसिक के हिसाब से डीए और एचआरए यही सब मिलेंगे। और वहाँ पर है कि आपकी सैलरी लगभग, मतलब यहाँ 1 मिलेगी तो वहाँ 1.5 मिलेगी। इसलिए मेरे हिसाब से जूनियर इंजीनियर को ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप बिल्कुल फैमिली को लेकर के वो हैं कि नहीं फैमिली के साथ मुझे ही रहना है, तो आप सीनियर सीसीटीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। सीनियर सीसीटीसी में फैमिली के साथ आप भरपूर टाइम दे पाएंगे, लेकिन ट्रैक मशीन में क्या होता है कि आप फैमिली के साथ भरपूर टाइम नहीं दे पाएंगे। आप वीक में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, या यदि पास में कोई काम चल रहा है तो अप डाउन भी लोग कर लेते हैं। सोचना आपको है, इसमें दोनों एस्पेक्ट हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैंकली स्पोर्ट्स स्टॉल्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि डीबी के एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डीवी। तो क्या इफ़ 12/12/2022 को डीवी है और 12/12/2021 तक का ओबीसी
वैलिड होगा या 1/4/22 तक के वैलिड होगा? बिल्कुल 12/12/2022 तक वैलिड होगा। जब आपका 12/12/2021 का ओबीसी है तो 12/12/2022 तक वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यादव जी का है। आप पूछ रहे हैं कि ओबीसी एक्स सर्विसमैन इलाहाबाद जोन 59.67 मार्क्स है, सीसीटीसी में हो सकता है, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो देखिए 59.67 है मार्क्स आपका, सीसीटीसी के लिए बोल रहे हैं, एक सर्विसमैन है, बिल्कुल हो जाएगा यादव जी, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कमलेंद्र चौहान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एनसीआर में एसएम में हुआ है आपका और शादी 2014 में हो गई है, क्या डिवीज़न में मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड की जाएगी या फिर नॉर्मली बता देंगे? कोई मैरिज सर्टिफिकेट की आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। जो बायोडाटा वाला फॉर्म भरा जाएगा या फिर जो एसआर भरवाया जाएगा उसमें आप इलाहाबाद डिवीज़न यदि आपका अलॉट होता है या जो भी डिवीज़न, तो उसमें एसआर में आप मेंशन कर देंगे नॉमिनी वगैरह में सब नाम। और ये मैरिज सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत मांगते नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट, और ये आप बायोडाटा वाले फॉर्म में मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम आपका चढ़ जाएगा सब। और जब स्टेशन पर आएंगे तो फैमिली डिक्लेरेशन जब देंगे तो उसमें नाम दे देंगे। विवेक सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि एसएम की जॉब में पीजी का कोई बेनिफिट है? तो एसएम की जॉब में पीजी का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ ये है कि कभी कभार, वो भी 2-4 साल पर, 5 साल पर, कभी कभार पर्सनल ऑफिस से कभी कभी आ जाती है कोई वैकेंसी पीजी पर, कोई हिंदी ट्रांसलेटर हो गया या कोई और वैकेंसी वैसी आ गई जिसमें पीजी कभी कभार वो भी आती है। तो पीजी का कोई मतलब नहीं है एसएम की जॉब में, लेकिन जिसको करना है वो जॉब में आकर भी प्राइवेट से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल जी का है। आप पूछ रहे हैं कि त्रिची डिवीज़न ने ऑफिशियल ग्रुप बनाया है, उसमें ऐड नहीं हूँ क्योंकि आपका नंबर मिस हो गया है किसी कारण से। डिवीज़न जिस जिस कैंडिडेट को बुला रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा है। अब जब मेरी बारी आएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए क्या करूं? अगर बाय मिस्टेक मिस हो गया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी। और जहां तक जानकारी की बात है तो जो ग्रुप में जुड़े हैं उनसे किसी तरह से संपर्क करिए, क्योंकि हम लोग भी थे तो डीबी में जाने के बाद आदमी एक दूसरे से संपर्क कर लेता है, और जब आप किसी से भी संपर्क करिएगा तो धीरे धीरे संपर्क बन जाएगा वहाँ तक, और कोई ग्रुप में आपको बता देगा कि कब आपकी ट्रेनिंग आई या लिस्ट कोई शेयर कर देगा, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा। बाकी मोबाइल नंबर मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप डिवीज़न जाएंगे तो उस मोबाइल नंबर को सुधरवा भी सकते हैं। एक ऑप्शन और है कि आप त्रिटी डिविजनल ऑफिस में चले जाइए और वहाँ जा कर के अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। जब आप मोबाइल नंबर अपना दे देंगे कि ये हमारा गलत मोबाइल नंबर था जिससे हम ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ग्रुप में आपको ऐड भी कर देंगे। तो ये सब तरीके हैं, यदि किसी से संपर्क हो जो ग्रुप बना है आप लोगों का तो उससे भी पता कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एसजी जी का है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट और 32,000 पे बता रहे हैं आप मंथली, और कमर्शियल अप्रेंटिस का जो भी है 55,000 57,000, कौन सी ज्वाइन करना चाहिए? देखिए पिछली बार हमने बताया था नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को, लेकिन आपकी भी इच्छा यही है कमर्शियल अप्रेंटिस को, तो ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी जॉब है। हाँ डे नाइट की जहाँ तक बात है तो 5 साल तक आपको दिक्कत रहेगा, 5 साल बाद आप प्रमोट कर जाएंगे, तो जैसे नीचे वाले 2800 से जब तक 4200 आएंगे, फिर इसके बाद आप 4200 से 4600 में हो जाएंगे, आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। तो आप सीबीएस सीजीएस या सीएमआई वगैरह बन जाएंगे तो उसमें नाइट ड्यूटी नहीं करनी रहती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तन्मय मलिक जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सिकंदराबाद जोन से लेवल 5 में डीबी और मेडिकल दिया हूँ पर एससीआर जोन में कट ऑफ नहीं दिया है, मैं कैसे जानूँ कि कौन सा पोस्ट मिला है? और हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी था और हमको B1 मेडिकल दिया गया है। और एक क्वेश्चन और है कि डीबी मेडिकल के बाद क्या क्या प्रोसेस होंगे, थोड़ा डिटेल्स में बताइए तो बहुत अच्छा होगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ज्वाइनिंग तक। तो देखिए पहला चीज़ तो ये है कि आप बता रहे हैं कट ऑफ नहीं दिया हुआ है एससीआर, तो कट ऑफ नहीं दिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी का कट ऑफ अभी रिकंस्ट्रक्ट होगा, जितने भी आरआरबीज़ हैं जो कट ऑफ दिए हुए हैं उसका कट ऑफ रिकंस्ट्रक्ट होगा अभी, क्योंकि जो B2 फेल होंगे वो भी आपके नीचे वाले पोस्ट में आ जाएंगे, नीचे के मेडिकल की जो स्टैंडर्ड के पोस्ट हैं। और दूसरा चीज़ तो इसलिए ठीक है, वेट करिए, कट ऑफ आ जाएगा, वो फाइनली लिस्ट पैनल में जारी कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि मेडिकल और डीबी के बाद प्रोसेस क्या है,
तो मेडिकल और डीबी के बाद प्रोसेस जब सबका मेडिकल और डीबी हो जाएगा आरआरबीज़ में आपके लेवल 5 के, तो फिर उसके पैनल आएंगे। पैनल आने के बाद फिर फाइल आपकी पीसीपीओ ऑफिस में जाएगी और वहाँ डिवीज़न अलॉटमेंट होगा। डिवीज़न अलॉटमेंट होने के बाद फाइल आपकी डिवीज़न कंसर्न अलॉट रहेगा वहाँ आएगा और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग में उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म लेते हैं। इसका ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो एक वीडियो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा क्या क्या उसमें आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पंचायत सेक्रेटरी और सीनियर सीसीटीसी में कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा। तो देखिए, पे और तमाम चीज़ों को लेकर तो सीनियर सीसीटीसी ठीक है, लेकिन यदि आप गर्ल्स हैं और आपके पंचायत में पोस्टिंग है या जस्ट एडजेसेंट पंचायत में आपकी पोस्टिंग है तो आपके लिए पंचायत सेक्रेटरी ठीक रहेगा, क्योंकि सीनियर सीसीटीसी में कहाँ कहाँ पोस्टिंग देता रहेगा। फिर ट्रांसफरेबल जॉब है, 4 साल 5 साल बाद आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस वजह से यदि गर्ल हैं तो पंचायत सेक्रेटरी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी मालदा से एससीआर में सीनियर सीसीटीसी में सेलेक्ट हूँ, कौन सा डिवीज़न मिलता है? आद्रा डिवीज़न मिलेगा आपको। एसीआर का आद्रा डिवीज़न की पोस्टिंग होती है मालदा से। बाकी आप पूछ रहे हैं कि खड़गपुर डिवीज़न में आने के लिए म्यूचुअल की पॉसिबिलिटी कैसे है। बिल्कुल म्यूचुअल मिल जाएगा आपको, आपके यहाँ पॉसिबिलिटी है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सीनियर सीसीटीसी में हॉलीडे आसानी से मिलती है, तो मिल जाती है। अब सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उस सिचुएशन पर कितने पोस्ट हैं, वैसे अमूमन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दानिश जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीए को इतनी इज्जत है क्या कि नॉर्मल जर्नी करते टाइम में टीटी को कह सके कि मुझे सीट दे दो स्लीपर या एसी में फ्री में। टीटी इजीली बात मान जाएगा या वो ऐठेगा क्या? दोनों क्योंकि दोनों कमर्शियल डिपार्टमेंट से ही हैं। देखिए, दोनों कमर्शियल डिपार्टमेंट से हैं, डिपेंड करता है कि टीटी कैसा बिहेवियर का है। दे देते हैं, अमूमन मिल जाता है, लेकिन टीटी का बिहेवियर भी निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ का राजा वही है, वो चाहेगा तो देगा। कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि सीए बोल रहे हैं तो दे ही देगा। ठीक है, तो ऐठेगा कि दे देगा, वो उसके बिहेवियर पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे एस्पायरेंट की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आपका लेवल 5 में मेडिकल और डीबी कंप्लीट हो गया है। सीआईएसएफ कांस्टेबल की ज्वाइनिंग 28 दिसंबर को है। ज्वाइन करें या रिक्स ले सकते हैं? बिल्कुल रिक्स लीजिए, इसमें ज्वाइन उसको नहीं करिए, लेवल 5 के लिए वेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवाकर पांडे जी का है। आप पूछ रहे हैं कि सर सीनियर सीसीटीसी में वीक में नाइट ड्यूटी करनी कितने दिन तक करनी होती है? कुछ फिक्स क्राइटेरिया है? बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया है। नाइट ड्यूटी के लिए 1 हफ्ते, 1 हफ्ते बाद आपकी ड्यूटी रजिस्टर रोटेट होते रहती है, चेंज होते रहती है। तो 1 वीक मतलब 6 डेज़ हैं। 6 डेज़ आपको नाइट ड्यूटी करने रहेंगे। 6 डेज़ के बाद फिर आपका एक्चुअली जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ 3 शिफ्ट में चलते हैं, उस हिसाब से तीनों लोग अपना चलते रहेंगे। और जो ट्रेन में चलते हैं उनकी भी नाइट लग गई 1 हफ्ते, फिर इसके बाद उनको दिन में भेज दिया गया कहीं, तो 1 हफ्ते का रहता है नाइट ड्यूटी।